अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेबॉन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज में आज का जो लेक्चर हमने स्टडी करना है वो है न्यूक्लियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के सब फंक्शन को यही कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह ब्रेन जो होता है वो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसी वजह से क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। क्योंकि बॉडी के तमाम फंक्शन, मूवमेंट होगी, डाइजेशन होगी, सब मूवमेंट फंक्शन को कौन कर रहा होता है? कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है। तो इसी तरह सेल्स के तमाम फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। कब बच्चों? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और याद रखना है कौन से सेल में? प्लांट सेल में डिस्कवर किया था, नॉट एनिमल सेल, प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। और उसका नाम क्या था? ऑर्चिड प्लांट था। कौन सा प्लांट सेल था? ऑर्चिड प्लांट। अच्छा, जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली क्या है? डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है बच्चों, अगर ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जस्ट किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएंगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगी। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, जैसे डीएनए वगैरह ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, लेकिन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक है न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल और तीसरा न्यूक्लियर प्लाज्म। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियस का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप बनी होती है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या बच्चों? न्यूक्लियस दिखाया गया है। और ये जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन दिखाई गई, ये क्या बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है। सेम उसी तरीके से जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, उसी तरीके से ये किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है, मतलब दो लेयर्स होती हैं। लेकिन इसमें क्या है बच्चों? एक ही लेयर होगी प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड लेयर की। ठीक है। दूसरे जो न्यूक्लियर इन्वेलप में चीज आती है वो है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी बच्चों किससे मिलकर बनी हुई होती है? मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर से। ये जो आपको ब्लू वाली मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये कौन सी है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन है, जो किससे मिलकर बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड लेयर से। बट इसके साथ इनर मेम्ब्रेन आल्सो लिंक्ड विद किससे बच्चों? अ प्रोटीन कॉल्ड लैमिना प्रोटीन। कौन थी बच्चों? लैमिना प्रोटीन से ये क्या होती है? लिंक हुई पड़ी होती है। अब ये लैमिना प्रोटीन क्या है? ये जो इनर मेम्ब्रेन, ये आपको ग्रीन वाली प्रोटीन नजर आ रही, स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ग्रीन वाला ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये लैमिना प्रोटीन है। अब इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे, इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो जो तीसरी चीज न्यूक्लियर इन्वेलप में आती है वो है न्यूक्लियर पोर्स। क्या बच्चों? न्यूक्लियर पोर्स आते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में। आपको इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, जो कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर पोर्स का नाम दिया जाता है, या दूसरा नाम इनका न्यूक्लियोपोरिन्स होती है, क्योंकि ये क्या है बच्चों? बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, जो कि किसका काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करती हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल के। मतलब कुछ चीजें जो न्यूक्लियस को चाहिए वो अंदर आएगी, जो न्यूक्लियस जो सेल को चाहिए वो न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी। अब कंप्लीट इसका फंक्शन न्यूक्लियर इन्वेलप का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था फर्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियर इन्वेलप। कि न्यूक्लियर इन्वेलप किससे मिलकर बनी होती है? तीन चीजों से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर्स। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है, इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है, बट उसके साथ साथ लैमिना प्रोटीन भी होती है, जो कि किसका काम करती है? बेसिकली सपोर्ट का काम करती है, वो आगे हम देखते हैं। और तीसरी चीज न्यूक्लियर पोर्स भी होती हैं, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप का बेसिक पार्ट है। अगला जो कंपोनेंट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में वो है न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। क्या बच्चों? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या बच्चों? आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, ये फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। एंड फ्लूइड में क्या क्या होता है? वेरियस एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों। न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली ये था न्यूक्लियर प्लाज्म के, ये क्या बच्चों? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है बस।
इतना बस आपको जस्ट इतना ही बताना चाहिए न्यूक्लियर प्लाज्म का। और अगला क्या है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का, वो है न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियर मटेरियल है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो है न्यूक्लियस एंड क्रोमाटिन। अब न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है बच्चों, ये आपको रेड कलर का डार्क नॉन मेम्ब्रेनस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो आगे हम देखेंगे। फिर दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर मटेरियल में, वो है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है, बेसिकली इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाला। इसको क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं, जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। और साथ थोड़ी सी अमाउंट में आप देखेंगे इसके अंदर आरएनए भी होता है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में। मैं ये यूकैरियोटिक सेल के क्रोमाटिन की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, क्रोमाटिन प्रोकैरियोटिक सेल का, वो जस्ट किससे मिलकर बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का। बच्चों इधर लिख रहा हूं मैं, इधर प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा, क्रोमाटिन होगा, वो जस्ट किससे मिलकर बना होगा, डीएनए से। उसमें प्रोटीन भी नहीं होगी, ना ही आरएनए होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, डीएनए भी होगा, प्रोटीन क्योंकि स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में आरएनए भी होगा। होप्स आपको न्यूक्लियर मटेरियल की भी समझ आ गई होगी। अब हम न्यूक्लियर इनवेलप की, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस, क्रोमाटिन, इन सब के वन बाय वन फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। और सबसे पहले हम किसके फंक्शन स्टडी करने लगे हैं, न्यूक्लियर इनवेलप के। अब न्यूक्लियर इनवेलप में तीन चीजें आती थी बच्चों। एक क्या था, एक था आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक थी इनर मेम्ब्रेन, और तीसरा है न्यूक्लियर पोर्स। क्या है, न्यूक्लियर पोर्स। ये तीन चीजें आती थी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फंक्शन आउटर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, बेसिकली इट इज लिंक्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक हुई होती है। अब इसका ये फंक्शन क्या है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक है तो कोई स्पेसिफिक रीजन तो होगी ना इसकी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं। अब होता क्या है, ये क्या है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, एंड डीएनए क्या बनाता है आरएनए बनाता है। स्पेसिफिकली इस आरएनए की बात करें, ये कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए क्यों कहा है, क्योंकि इस आरएनए के ऊपर क्या है बच्चों, मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ, किसके, कोडोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों, कोडोन की फॉर्म में मैसेज है। आपने सेकंड में पढ़ा होगा कोडोन क्या होता है। कोडोन क्या है, बेसिकली इट इज द सीक्वेंस ऑफ, ये क्या है, सीक्वेंस है थ्री न्यूक्लियोटाइड की, स्पेसिफिक सीक्वेंस है थ्री न्यूक्लियोटाइड की। हेल्प करते हैं ये सीक्वेंस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब थ्री न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी जो कि एक अमाइनो एसिड क्या करवाएगा, सिंथेसाइज करवाता है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर सीक्वेंस होगी तीन न्यूक्लियोटाइड की, एडेनिन, यूरासिल, गुयानिन, तो कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, मैथियोनिन बन जाएगा। क्योंकि प्रोटीन बनाना है ना, बेसिकली प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से। ये था एक कंसेप्ट कोडोन का, कि कोडोन क्या थी, एक सीक्वेंस है थ्री न्यूक्लियोटाइड की, जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करवाता है, सिंथेसाइज करवाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकला और ये क्या करेगा बच्चों, इट विल बाइंड विद द राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। अब ये राइबोसोम्स के साथ बाइंड हो गया है मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या करेगा, राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा और क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा प्रोटीन बना देगा। अब प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन क्या हो जाएगी बच्चों, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन से क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर निकल आएगी। अगर प्रोटीन बाहर निकल आएगी एंड सेल क्या कर लेगा, इस प्रोटीन को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिंक्ड है, वो किसका परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। तो ये था आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। इनर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, उसके साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन अटैच थी, जिसका नाम क्या था, लैमिना प्रोटीन कहते थे। ये रेड वाली प्रोटीन आपको नजर आ रही है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या है, अटैच है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच है, जिसका नाम क्या है, लैमिना प्रोटीन। ये बेसिकली दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एक तो ये प्रोवाइड सपोर्ट करती है न्यूक्लियस को, जो कि इसका मेन फंक्शन भी है, और डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प कर रही होती है, मतलब स्टिमुलेट करती है डीएनए की रेप्लिकेशन को। अब ये क्या डीएनए है, एंड डीएनए से क्या होती है बच्चों, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जो कि कौन करवाता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज से एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करवाता है बच्चों, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। मतलब जब सेल डिवाइड होता है
तो बच्चों दूसरे सेल में भी तो डीएनए जाना होता है, एक डीएनए था तो एक डीएनए इस सेल में आ गया, एक डीएनए इस सेल में आ गया, तो इसका मतलब डीएनए को भी क्या होता है, डिवाइड होना होता है, रेप्लिकेट होना होता है। तो ये लैमिना प्रोटीन क्या करती है, असिस्ट करवाती है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स की। बच्चों न्यूक्लियर पोर को दूसरा नाम क्या था, न्यूक्लियर पोरिन्स भी कहते थे। अब ये क्या कर रहे थे, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल के दरमियान क्या करवाते हैं, मटेरियल्स की एक्सचेंज करवाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, कुछ चीजें जो न्यूक्लियस को चाहिए होंगी वो इन पोर्स के जरिए, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए क्या होंगी, वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाएंगी, एंड जो न्यूक्लियस को नहीं चाहिए होंगी वो इन्हीं पोर्स के जरिए न्यूक्लियस से क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। बेसिकली इसका फंक्शन ये है। लेट्स सपोज कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, क्या होता है, क्रोमाटिन होता है, एंड क्रोमाटिन किस चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। एंड प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, अमाइनो एसिड से। एंड डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। एंड आरएनए भी किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब अगर क्रोमाटिन को बनाना है तो क्या बच्चों अमाइनो एसिड की जरूरत है, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। तो क्या होगा, अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर आएंगे इन्हीं पोर्स के जरिए। तो बच्चों इन्हीं पोर्स के जरिए क्या है, क्रोमाटिन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स की जरूरत है वो इन्हीं पोर्स के जरिए क्या आती हैं, अंदर एंटर होती हैं। बट जैसे ही डीएनए क्या बना देता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, ट्रांसफर आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, वो इन्हीं पोर्स के जरिए क्या हो जाती है बच्चों, बाहर निकल जाती हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन है। अब आगे बात करते हैं हम सेकंड कंपोनेंट की, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, वो क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल्स है। तो उसके फंक्शन की बात करते हैं करनी है, न्यूक्लियर मटेरियल्स के फंक्शंस की। अब न्यूक्लियर मटेरियल्स में दो चीजें थी बच्चों, एक क्रोमाटिन था, एक न्यूक्लियस था। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमाटिन के फंक्शंस की। क्रोमाटिन क्या था, बेसिकली इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। अब ये क्रोमाटिन बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना होता है, अगर तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो क्रोमाटिन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है बच्चों डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन, स्पेसिफिकली कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। एंड बिल्कुल ही नहायत कम अमाउंट में क्या होता है, आरएनए भी होता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं, डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए पाया जाता है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब होता क्या है कि डीएनए की कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के बाद जो डीएनए होता है वो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या हुआ होता है, रैप हुआ होता है। अब कितनी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के बाद, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 146 न्यूक्लियोटाइड जैसे ही गुजरते हैं तो डीएनए क्या करता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है बच्चों, रैप हो जाता है। ये क्या बच्चों, ये डीएनए है, और ये आप देखेंगे कि ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या हुआ डीएनए रैप हुआ पड़ा है। अब होता क्यों है, अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप क्यों होता है बच्चों, अगर हम ये डीएनए को अनरैप कर दे, मतलब कि अगर इसकी सिंगल चेन बनाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर बनती है। एंड यू इमेजिन कि 1 मीटर का स्टैंड, डीएनए का स्टैंड एक आम आंख से नजर ना आने वाले सेल और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर फिट है। तो ये कैसे फिट है, तो ये इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से फिट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये बच्चों क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत है। और बच्चों अब जो हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए जब मिलते हैं, रैप हुए होते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जिसका क्या नाम है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। होप सो आपको न्यूक्लियोसोम का पता चल गया कि न्यूक्लियोसोम क्या है और किस तरह बनता है। अब बात करते हैं कि इस क्रोमाटिन का फंक्शन क्या है। तो बच्चों इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन आरएनए सिंथेसिस। मतलब आरएनए क्या बच्चों, हमारे सेल में 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है बच्चों, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और क्या होता है तीसरी टाइप, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब इन तीनों को कौन बनाता है बच्चों, इस क्रोमाटिन ही बनाता है। क्या होता है बच्चों, क्रोमाटिन से ये क्या बनता है बच्चों, आरएनए बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। अब ये किस तरह होती है वो हम देखेंगे बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन वाले चैप्टर में, जब मैं वो पढ़ाऊंगा कंप्लीट डिटेल में हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे इतना समझो, क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, मतलब आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला फंक्शन क्या है बच्चों, वो है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो किस तरह करता है वो हम देखते हैं।
ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है कि जो क्रोमाटिन होता है ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। मतलब कि क्रोमाटिन क्या होता है, लूज था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन अब ये क्या हो गया, टाइट हो गया, कंडेंस हो गया, और क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म बना देता है क्रोमाटिन की। आप ये देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बन गया है, एंड इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम की कंपोजिशन वही है बिल्कुल, मतलब कि डीएनए होगा क्रोमोसोम, उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होगी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए होगा, जैसे क्रोमाटिन की कंपोजिशन थी। अब इन क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो उसमें कितने होते हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। बच्चों ये जो क्रोमोसोम्स होता है, अब ये क्या एक क्रोमोसोम्स है, तो इस तरह के कितने बच्चों ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, एक सेल के अंदर। लेकिन जब सेल डिवाइड होगा तो मतलब क्या है, ये एक सेल है, इसके अंदर कितने होंगे बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन इसने कितने सेल बनाने हैं, 2 सेल बनाने हैं। तो जो 2 सेल डिवाइड होंगे उसके अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 इसमें होंगे, 46 इसके अंदर होंगे। इसका मतलब इसको क्रोमोसोम क्या करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे। तो इन क्रोमोसोम को क्या होता है, डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। तो ये क्या बच्चों, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है बच्चों, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। बच्चों ये जो सेल डिवीजन है, ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, बट मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हवाले से इस चैप्टर में, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं, ये एक पॉइंट पर क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। एंड उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रोमियर कहते हैं उस पॉइंट को। और जिस प्रोटीन के साथ, जिस प्रोटीन की मदद के साथ ये अटैच हुए होते हैं, उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या नाम है प्रोटीन का, काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं उस प्रोटीन को। इस प्रोटीन की हेल्प से ये दोनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये था काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। अब एक रीजन होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अभी सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब मतलब कि सेंट्रोमियर के अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये हर क्रोमोसोम में नहीं होती, कुछ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है ह्यूमंस में, तो बच्चों क्या होंगे, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन देखी जाएगी। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है, मतलब न्यूक्लियर लाई ऑर्गेनाइजर है। क्या बच्चों, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। अब न्यूक्लियोलस कौन बनाता है बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और आपको पता है न्यूक्लियोलस कब फॉर्म होता है बच्चों, ड्यूरिंग इंटरफेज। मतलब जो सेल डिवीजन है उसके 2 फेजेस होते हैं, एक माइटोटिक फेज होता है, एक कौन सा होता है, माइटोटिक फेज, जिसमें सेल ने डिवाइड होना होता है। एक होता है इंटरफेज, एक क्या होता है, इंटरफेज, जिसमें सेल तैयारी करता है, प्रेपरेशन करता है सेल डिवीजन की। मतलब कुछ चीजें जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है उन चीजों को बनाता है इंटरफेज में। माइटोटिक फेज में डिवाइड हो जाता है बच्चों इंटरफेज, जबकि इसे नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज में न्यूक्लियोलस बनता है, क्रोमोसोम्स नहीं बनते। लेकिन माइटोटिक फेज मतलब के डिवीजन फेज में, सेल डिवीजन फेज में क्रोमोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, सेल से। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड या नजर आते हैं कब, जब क्या होता है बच्चों, माइटोटिक फेज होगा या डिवाइडिंग फेज होगा। क्या होगा बच्चों, डिवाइडिंग फेज, या दूसरा हम कह सकते हैं माइटोटिक फेज के दौरान, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो कब नजर आता है हमें, ड्यूरिंग, कब, जब बच्चों नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। कौन सा बच्चों, नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेज नजर आता है, जबकि माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम नजर आते हैं, इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियोलस नजर आता है। होप सो आपको इन 2 एमसीक्यूज का पता चल गया होगा एंड समझ भी आ गया होगा। अब हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है, वो है हेट्रोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। बच्चों ये क्या, क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर क्या, क्रोमाटिन है, मतलब कि क्रोमाटिन क्या है, कंडेंस फॉर्म में है। तो बच्चों कुछ रीजन क्रोमाटिन के अंदर क्या होते हैं, हाईली कंडेंस होते हैं। जैसे कि आप ये वाला रीजन देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि क्रोमाटिन के अंदर कुछ रीजन ऐसे जो कि हाईली कंडेंस हैं। इन रीजन को क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोक्रोमाटिन। क्या नाम है, हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। एंड कुछ रीजन क्या है, लूजली कंडेंस है, मतलब लेस कंडेंस है। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, इस क्रोमाटिन को क्या कहते हैं, यू क्रोमाटिन कहते हैं। तो इस वाले हाईली कंडेंस को क्या नाम है, हेट्रोक्रोमाटिन हो गया बच्चों। और ये वाला क्या है, यू क्रोमाटिन हो गया।
मतलब लेस कंडेंस रीजन क्या है, यूक्रोमाटिन। अब जो क्रोमाटिन है वो किससे मिलकर बना हुआ, डीएनए, एंड डीएनए किसके मिलकर बना हुआ, जीन से। तो बच्चों जो हाईली कंडेंस रीजन होगा, क्या उसके जीन नजर आएंगे, तो इसका मतलब नो। तो अगर जीन नजर नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या ये रोल प्ले करेगा इन प्रोटीन फॉर्मेशन, तो इसका मतलब नो। तो मतलब इसका बच्चों नो रोल होता है इन प्रोटीन फॉर्मेशन में, कोई रोल नहीं होता, या जीन एक्सप्रेशन में नो रोल इन प्रोटीन फॉर्मेशन। जबकि ये क्या होता है बच्चों, प्रोटीन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, किसका बच्चों, यूक्रोमाटिन का, क्योंकि इसके जीन क्या होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, एक्टिव होता है, जबकि ये क्या होता है, पैसिव होता है। इसका मतलब ये नजर नहीं है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है क्रोमाटिन का, जबकि यूक्रोमाटिन ही बेसिकली डीएनए का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये था क्रोमाटिन, ऑल्सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर मटेरियल के कंपोनेंट की, जो कि न्यूक्लियस है, उसके फंक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाले हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शंस की। बच्चों जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन, नॉन मेम्ब्रेनस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये कब अपीयर होता है, ये ड्यूरिंग इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज के दौरान अपीयर होता है। जबकि हमने देखा था क्रोमोसोम कब पेयर हो रहे हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइडिंग फेज में पेयर हो रहे हैं। अब ये जो बच्चों ये जो न्यूक्लियस है इसके बेसिकली दो रीजन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, दो रीजन। एक है सेंट्रल फिब्रिलर एरिया एंड एक क्या, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। तो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है, ये क्या होता है बच्चों, इट कंटेन्स, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए एंड या फिर राइबोसोमल डीएनए होता है। अब इससे मुराद क्या है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, राइबोसोम की सिंथेसिस है। एंड राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या, जो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब राइबोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं, मतलब राइबोसोमल डीएनए कौन सा डीएनए, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा उसका नाम क्या बच्चों, राइबोसोमल डीएनए होगा। मतलब कि ऐसा डीएनए जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से क्या बने बच्चों, राइबोसोमल आरएनए बने, उस डीएनए को क्या कहेंगे, राइबोसोमल डीएनए कहेंगे। तो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया में दो चीजें हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। मतलब राइबोसोमल डीएनए से क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बन रहा होता है। दूसरा रीजन क्या है, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। मतलब कि सेंटर पर क्या है, फिब्रिलर एरिया होता है सेंटर पर, एंड साइड पर क्या होता है, ग्रैनुलर एरिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि क्या, इट कंटेन्स प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। मतलब कि इसके अंदर बच्चों क्या होता है, राइबोसोमल के सब यूनिट्स होते हैं, जिसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और क्या बन जाते हैं बच्चों, राइबोसोम्स बन जाते हैं। अब ये फंक्शन मैंने बात की कि क्या करवाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है, और ये किस तरह होती है वो हम देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, हमने देखा था, एक होता है प्रोटीन, एक होती है राइबोसोमल आरएनए। एंड दोनों की कंपोजिशन कितनी होती है, 50% 50%। मतलब प्रोटीन्स भी 50% होती है, राइबोसोमल आरएनए भी 50% होता है बच्चों। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, सबसे पहले हम प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब राइबोसोम की प्रोटीन किस तरह बनती है। अब होता क्या है कि ये क्या, डीएनए, एंड डीएनए से मिलकर क्या बनता है बच्चों, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से बनता है मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या है बच्चों, कोडोन्स है, मतलब कि क्या है, मैसेज है। अब ये मैसेज, मतलब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इस मैसेज को लेकर न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए कहाँ चला जाएगा बच्चों, राइबोसोम्स के पास चला जाएगा। किसके पास, राइबोसोम्स के पास चला जाएगा, और ये राइबोसोम्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, जो मैसेज है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, और क्या बना देंगे बच्चों, प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, ये प्रोटीन बन गई है। और ये प्रोटीन स्पेसिफिकली वो प्रोटीन है जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस में क्या होगी, हेल्प करेगी, राइबोसोम की सिंथेसिस में। अब ये प्रोटीन क्या करेगी बच्चों, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से होती हुई इन न्यूक्लियर पोर के जरिए दोबारा किसके अंदर चली जाएगी, ये चली जाएगी बच्चों न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ चली जाएगी, ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगी। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या आ गई, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन तो बन गई है, कौन सी, राइबोसोम की प्रोटीन। अब क्या बनना है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। एंड राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर होता है बच्चों, अभी हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर। एंड ये क्या बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए है। अब प्रोटीन के साथ, इसके साथ क्या होना है बच्चों, इसने ज्वाइन होना है, और ये कहाँ होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर ज्वाइन हो जाता है, जाकर न्यूक्लियस के अंदर ज्वाइन हो जाता है, और क्या बना देता है बच्चों, ये बना देता है राइबोसोम बना देता है।
अब ये राइबोसोम, इसका मतलब दो चीजें ज्वाइन होगी। कौन कौन सी बच्चों? प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए दोनों ज्वाइन हो गए किसके अंदर बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। और क्या बन गया? राइबोसोम बन गया। तो बच्चों क्या हमने देखा? असेंबली ऑफ राइबोसोम की कहां होगी? असेंबली कहां हो रही है बच्चों? ये हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। जब के सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम दो जगहों पर हो रही है, एक तो साइटोप्लाज्म में, एक न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। तो सिंथेसिस मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है एंड राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है, स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर। तो सिंथेसिस दो जगहों पर होती है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर एंड असेंबली न्यूक्लियस के अंदर होती है। ऑल्सो आपको समझ आई होगी राइबोसोम की सिंथेसिस किस तरह होती है और फर्दर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस के फंक्शंस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स एंड हमारे व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।